हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। माय नेम इज आदर्श राय एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एक बहुत ही बेहतरीन से सेशन में, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम निचोड़ के समझ लेंगे कि भाई एनएलएम से किस तरीके के सवाल आते हैं और क्या एनालिसिस हमें रखना रहता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत ही मजेदार सेशन होगा। काफी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और इन क्वेश्चंस की एक खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन एक अलग कॉन्सेप्ट की तरफ हिंट करता है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है और अलग तरीका, अलग लेवल का इंटेलेक्ट चाहिए होगा हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। एंड गेम तो फाइनल सेम ही है कि यार हमें आंसर निकालना है, और आंसर निकालने के लिए जितने कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियस एनएलएम में डिस्कस कर लिए उन्हीं पे बेस्ड है। सो काफी अच्छा इंट्रीगिंग सेशन है, मजा आएगा आप लोगों को। एंड तक देखना, पूरा सेशन देखना। पूरा का पूरा सेशन क्वेश्चन से भरा है और कुछ बहुत अच्छे स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट्स भी इस पर्टिकुलर सेशन में रहेंगे। ओके, सो आओ शुरू करते हैं इसको फटाफट से। जितने भी लोग हो यार, फटाफट हाय हेलो करके गुड आफ्टरनून टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर। एंड हम शुरू करेंगे अपना सेशन नीट 2016 के एक बहुत बढ़िया से सवाल से, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है, जहां पे इंपल्स पूछा जा रहा है। इंपल्स क्या होता है, ठीक है। सो हमने इंपल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पिछली क्लासेस में देखा हुआ है। हाय श्रेया, हाउ आर यू, क्या हाल है बेटा। सो इंपल्स से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही देखा था, जब हम न्यूटन का सेकेंड लॉ समझ रहे थे कि भाई न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ सिंपल सी चीज ये बोलता है कि जो फोर्स होगा वो डीपी अपॉन डीटी के बराबर होगा, ठीक है। जो फोर्स होगा वो डीपी अपॉन डीटी के बराबर होगा, राइट। अभी डीटी को उधर ले जाता था मैं, तो डीपी की वैल्यू हो जाती थी एफ डी, सिंपल। और इस तरह दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता था, तो ये इंटीग्रेशन डीपी आ जाता था डेल्टा पी। तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम हो जाता था मेरा इंटीग्रेशन एफ डी टी के बराबर। ओके, और ये केस मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये एनालिसिस मुझे बहुत अच्छे से पता है। गुड आफ्टरनून यार खान साहब, हाउ आर यू, कैसे हो भाई आप लोग। सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा। मस्त आफ्टरनून है यहाँ पे, एंड गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है, बट कोई नहीं, घरों में रहो और गर्मी से बचते रहो, और यहाँ पे आओ सवाल देखो, सॉल्व करते हैं। तो ये डेल्टा पी जो आप देख रहे हो, दिस डेल्टा पी विच यू आर लुकिंग एट, ये डेल्टा पी कहलाता है चेंज इन मोमेंटम, और इसी चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स भी बोला जाता है। इस चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स भी बोला जाता है। ओके, और यही मुझे निकालना है। अब इंपल्स निकालने का एक तो तरीका यह है कि डेल्टा पी निकाल लो, डेल्टा पी निकाल लो, और दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन एफ डी टी कर लो, ठीक है। दोनों तरीके हम लोगों को पता होना चाहिए। खान साहब मैं एक नंबर हूं भाई, एक नंबर। आई एम वेरी गुड, आई एम डूइंग फाइन। एंड आप सुनाओ, हाउ इज द वेदर ओवर देयर, कैसा मौसम चल रहा है आप लोगों के यहाँ पे। गर्मी हो रही कि नहीं हो रही है बताओ। इंडिया इंडिया ट्रॉपिकल जोन में है, एंड यहाँ पे जो वेरिएशंस होते हैं ना टेम्परेचर की वजह से, इतने एक्सट्रीम होते हैं कि आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा चैप्टर होता है 11th फिजिक्स में ही, थर्मल एक्सपेंशन, राइट। थर्मल एक्सपेंशन, इट्स टू हॉट सर, यस यस, बहुत गर्मी है, सब जगह है यार गर्मी। तो एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है थर्मल एक्सपेंशन का। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया हो कि नहीं किया हो, बट इस चीज को कभी सोचने की कोशिश करना, और डेफिनेटली आप लोगों ने नोटिस किया, बट इसका आंसर नहीं समझ पाओगे। कि आपने देखा होगा कि ये गर्मियों के टाइम पे जो भी गेट होते हैं घरों के जो दरवाजे होते हैं, बाथरूम का गेट हुआ या अपना नॉर्मल गेट हुआ, बड़ा स्मूथली खुलता और बंद होता है। लेकिन यही चीज जब हम सर्दियों में देखते हैं तो उसमें से चू चा पे पा की आवाज आने लगती है। सोचा है कभी तुम लोगों ने, एक्सपीरियंस किया है कि वही द्वार, वही गेट गर्मियों के टाइम कितना स्मूथली ओपन हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं आती, कोई आवाज नहीं आती। लेकिन सर्दियों के समय वही गेट बहुत ज्यादा आवाज करने लगता है। और ऐसे ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ट्रेन्स के, रेल लाइंस के सिनेरियो में, कि आपने अभी रिसेंटली यार एक बहुत बेकार सा एक्सीडेंट हुआ है। सो माई हार्टिएस्ट कंडोलेंस टू ऑल दोज हु हैव सफर्ड फ्रॉम दैट। बट एक चीज होती है रेल लाइंस की, क्योंकि वो हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि रेल लाइंस के बीच में अगर कभी आप लोगों ने देखा हो गैप छोड़ते हैं,
ठीक है, एक गैप छोड़ा जाता है रेल लाइन जहां पे भी कनेक्टेड रहती हैं, और ये गैप जो है ना आप गर्मियों में जाके देखोगे तो गायब हो जाता है। सर्दियों में गैप दिखता है बट गर्मियों में ये गैप गायब हो जाता है। और ये गैप पता है गायब होने का रीजन ही मात्र सिंपल सा ये है, यस ओडिशा श्रेया एब्सोल्युटली करेक्ट, ये गैप होने का रीजन ही मात्र इतना है कि इंडिया में इतने ज्यादा चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में। जस्ट ट्राई टू थिंक कि वेदर की जो कंडीशंस है, मैं एक नॉर्मल नॉर्दर्न रीजन की बात करूं, नॉर्दर्न रीजन में जाऊं नॉर्थ में, तो यार गर्मियों के टाइम टेम्परेचर गोज टिल 42, 43, 44 तक चला जाता है, और वही सर्दियों में वो 3, 4, 5 मतलब 40 डिग्री के आसपास का वेरिएशन होता है। इतना वेरिएशंस हमारे जितने भी यूरोपियन जनता है ना वो तक नहीं झेल पाती इतनी यूरोपियन जनता भी नहीं झेल पाती, इसीलिए पहाड़ों में जाके बैठी रहती है। जितने भी तुम पहाड़ों में जाओगे, कसोल वगैरह चले गए तो वहां पूरे इजरायली सारे के सारे यूरोपियंस भरे रहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट एक्चुअली देयर बॉडी इज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन दिस सेंस कि इतना टेम्परेचर वेरिएशन वो झेल भी पाए। ओके, सो वी आर एक्चुअली स्पेशल, वी इंडियंस आर ट्रूली स्पेशल। तो देखो दिस बेसिकली कमिंग बैक अगेन टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंपल्स निकालना है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी, बॉल पे कितना इंपल्स लगाएगी भाई, बॉल पे उतना ही इंपल्स लगाएगी जितना की चेंज इन मोमेंटम होगा। तो इस बॉल का चेंज इन मोमेंटम पता करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। अब चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, आओ देखते हैं हुआ क्या। बॉल पहले कुछ इस तरीके से आ रही थी, बॉल इस तरीके से आ रही थी, 60 डिग्री का एंगल बनाया थे, दे दिया उन्होंने, और बॉल इससे टकराने के बाद कब गई, बॉल टकराने के बाद कुछ इस तरीके से जाने लगी। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, यहाँ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, आओ सर देखते हैं। अब मैं इसका चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करूंगा, देखना, ध्यान देना, मैं इसके कंपोनेंट निकालूंगा, मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालूंगा। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां जाएगा, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां जाएगा, समझ रहे हो, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां और एक यहां। ये 60 डिग्री दिया है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट v cos 60 होगा, और ये वाला कंपोनेंट v sin of 60 होगा। ओके सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत सही। अब उसके बाद जरा यहां देखो, फाइनल वेलोसिटी तो ऐसी जा रही है, तो फाइनल का क्यों नहीं निकाल रहा है, अरे फाइनल का भी निकालूंगा। फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी इधर जा रही है, ये भी दिया है 60 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पे भी कंपोनेंट निकालूंगा, यहाँ पे भी कंपोनेंट निकालूंगा। यहाँ कंपोनेंट पता है कितना होगा, देखो यहाँ कंपोनेंट ये v है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा v cos 60, और ये दिया हुआ है v sin 60। ओके, तो अब आप ये दो कंपोनेंट निकाल के करना क्या चाह रहे हो, संतोष जी गुड इवनिंग ब्रो, हाउ आर यू, हाय। तो यहां पे आप ये दो कंपोनेंट निकाल के करना क्या चाह रहे हो, देखो दो कंपोनेंट निकाल के बताओ मैं क्या करना चाह रहा हूं। दो कंपोनेंट निकाल के मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैं मोमेंटम जो है ना, मैं मोमेंटम जो है उसको x और y डायरेक्शन में चेंज पता करना चाह रहा हूं। मोमेंटम का x और y डायरेक्शन में चेंज पता करना चाह रहा हूं, तो x के अलोंग कैसा है, पहले x एक्सिस का देखते हैं फिर y एक्सिस का देखेंगे। तो x एक्सिस के अलोंग पहले कैसा था सर, पहले x एक्सिस के अलोंग तो मास ये रहा, और x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या थी, v cos थीटा। तो इनिशियली तो सर ये था, ऐसे जा रहा था mv cos of 60, इससे टकराने के बाद अब कैसा जा रहा है सर, अब ऐसा जा रहा है, अब ऐसा जा रहा है mv cos of 60। तो क्या यहां पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्या यहां पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली हुआ ना यार। मैग्नीट्यूड में नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन में तो हुआ, मैग्नीट्यूड में नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन में तो हुआ। तो मैग्नीट्यूड में चेंज कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में तो कुछ नहीं है लेकिन डायरेक्शन में हुआ ना, तो डायरेक्शन में चेंज कितना होगा भाई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो डायरेक्शन कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव ले लो। एक काम करते हैं, हम हमेशा से ये राइट का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते आए हैं और ऊपर का डायरेक्शन भी पॉजिटिव लेते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा भाई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये किसके अलोंग देख रहे हो, एक्स के अलोंग, तो फाइनल कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम सर नेगेटिव mv cos of 60 माइनस ऑफ इनिशियल कितना हो गया, इनिशियल तो टुवर्ड्स राइट यानी पॉजिटिव, mv cos of 60, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया -2 mv cos 60, और cos 60 होता है 1/2, इसको कैंसिल करेगा तो आ जाएगा -m/v। मतलब चेंज इन मोमेंटम अलोंग x कितना आ रहा है, नेगेटिव mv, -mv आ रहा है, -mv आ रहा है। ओके ठीक है,
वाई एक्सिस के अलोंग बताओ, वाई एक्सिस के अलोंग बताओ, एक्स के अलोंग बता दिया, अब वाई एक्सिस के अलोंग बताओ। तो वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं, अगले पेज पे देख लेते, कोई दिक्कत नहीं, अगले पेज पे देखते, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते वाई एक्सिस के अलोंग कितना हो रहा है। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं देखूंगा, ये दीवार थी, ये ऐसे आया, यहां टकराया, उसके बाद फिर ऐसे गया, यहां पे जो एंगल आप देख रहे हो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। एक्स के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी वाई के अलोंग फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वाई के अलोंग ये रही, ये 60 डिग्री दिया था तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो गई v sin 60, ओके। और बाद में कैसी हो गई भाई, बाद में ये रही, ये 60 डिग्री हो गया है, दिया हुआ 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा ये भी v sin 60। अच्छा, तो y के अलोंग इनिशियली ऐसा था mv sin 60, और टकराने के बाद भी कैसा हो गया भाई, टकराने के बाद भी यही है। तो यहां पे तो ना चेंज इन मैग्नीट्यूड हुआ है, ना चेंज इन डायरेक्शन हुआ है, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन कुछ नहीं है, तो भाई चेंज इन मोमेंटम अलोंग y कितना होगा, कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, देखोगे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, फाइनल वाला भी माइनस mv साइन 60 नेगेटिव ऑफ, बाद वाला भी माइनस mv साइन ऑफ 60, दोनों ही नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टीमेटली आंसर 0। मतलब चेंज इन मोमेंटम अलोंग y कुछ हुआ है क्या, बिल्कुल भी नहीं हुआ। चेंज इन मोमेंटम अलोंग y कुछ हुआ है क्या, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग y हुआ ही नहीं है, तो मतलब चेंज इन मोमेंटम कहां हुआ है, चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम अलोंग x प्लस चेंज इन मोमेंटम अलोंग y होगा, ओके। तो अलोंग x कितना हुआ, अलोंग x हुआ माइनस mv, अच्छा माइनस mv आई कैप, और अलोंग y कितना हुआ, 0 हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, वो हुआ माइनस mv आई कैप। तो ठीक है सर, आंसर ये आ गया माइनस mv, आंसर आ गया मेरा माइनस mv। क्या ये सही है, ये भी अभी सही नहीं है, ये भी अभी सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक मैं बहुत अच्छे से ना समझूं तब तक क्वेश्चन समझने का क्या मतलब है। संस्कृति जी गुड इवनिंग यार, हाउ आर यू। देखो ध्यान दो, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी देखो क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा मैं। क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी, बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी, वॉल ने बॉल पे कितना इंपल्स इंपार्ट किया, ठीक है। तो जो यहां पे आप देख रहे हो ये किसका है, ये चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम किसका है, दिस चेंज इन मोमेंटम इज ऑफ द वॉल, दिस चेंज इज मोमेंटम, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल है, दिस इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, ठीक है। अब ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल किसकी वजह से होगा, इसके पीछे कोई वजह होगी, इसके पीछे कोई वजह होगी, वजह क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम हुआ बॉल पे, बिल्कुल हुआ, लेकिन इसकी वजह क्या है, इसके पीछे एक फोर्स लगा होगा, फोर्स किसने लगाया, फोर्स लगाया हमारी वॉल ने, दीवाल ने, फोर्स किसने लगाया, फोर्स लगाया इस दीवाल ने, फोर्स लगाया इस दीवाल ने, इस वॉल ने फोर्स लगाया है, ये वॉल ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, बहुत ही छोटे अंतराल के लिए, बहुत ही छोटे अंतराल के लिए। अब वो मुझे छोटा अंतराल तो पता नहीं, मुझे वो छोटा अंतराल नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको छोटा अंतराल नहीं पता, एफ भी नहीं पता, तो आप इस मेथड से भी इंपल्स निकाल सकते हो। तो इंपल्स कितना लगाया वॉल ने, उतना ही लगाया जितना कि बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, तो क्या हो जाएगा आंसर, माइनस mv आई कैप। लेकिन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में बस मैग्नीट्यूड पूछा गया है, ऑप्शन में मात्र मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सबको कि नहीं, क्लियर है सबको, एवरीवन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बताओ, एवरीवन, संतोष जी, संस्कृति, हाउ आर यू, कैसे हो, खान साहब, श्रेया, क्लियर है कि नहीं है, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, एवरीवन, समझ में आया। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, इंपल्स निकालना था, लेकिन इंपल्स होता क्या है, इंपल्स होता है बहुत ही छोटे अंतराल के लिए जब फोर्स लगे तो उसे इंपल्स कहा जाता है, और यहां बहुत छोटे अंतराल के लिए फोर्स लगा, हमें वो फोर्स नहीं पता था, लेकिन हमने इंपल्स निकाला, कैसे निकाला,
हमने इंपल्स निकाला चेंज इन मोमेंटम पता करके। किसका चेंज इन मोमेंटम पता करके? भाई चेंज इन मोमेंटम बॉल का पता करके, क्योंकि बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो होगा उसी वजह से जिस वजह से दीवार ने उस पर फोर्स लगाया। एकदम क्लियर, बहुत सही बहुत सही। तो आओ शुरू हो जाओ अगले सवाल के लिए। एवरीवन रेडी रेडी रेडी। और आ गया अगला सवाल, नीट 2019 का सवाल। हमने जितना अभी पढ़ा है ना पिछले 2 सेशंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, उसी से सवाल बनेंगे, सारे के सारे उसी से। तुम देखोगे अपनी आंखों से कि भाई सारे नीट के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये सवाल 2019 के नीट का ये रहा कि पार्टिकल चल रहा है v वेलोसिटी से, फोर्स लग रहे हैं 3। बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के साथ क्या होगा? पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के साथ सर क्या होगा? कम होगी, सेम रहेगी, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स क्यूआर, या इंक्रीज होगी? अब ये सी ऑप्शन जो है ना, ये सी ऑप्शन पता है किस लिए दिया जाता है? इन ऑप्शन से हमेशा थोड़ा सतर्क रहना। ये वाला सी ऑप्शन पता है क्यों दिया जाता है? ये वाला सी ऑप्शन उनके लिए दिया जाता है जो लोग तुक्का मारने में स्पेशलिस्ट है। जो लोग तुक्का मारने में स्पेशलिस्ट है ना, जिन्हें लगता है कि हर टेढ़ी चीज ही आंसर होती है, उनके लिए दिया जाता है। जिन्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझने की एक प्रॉब्लम है, वो कॉन्सेप्ट सोचते नहीं है, वो रट लेते हैं, वो फॉर्मूला रट लेते हैं, उन लोगों के लिए सवाल दिया जाता है। तो ये सवाल में ये ऑप्शन देने का मेन रीजन जो है ना नीट का, वो यही है कि भैया सवाल कॉन्सेप्ट्स को रटो मत, कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल मेमोराइज मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि मेमोराइज करोगे तो मैं ऐसे ऑप्शन देके तुम्हें फंसा दूंगा। सिंपल सी चीज, समझोगे तो पूरा आंसर आएगा, पूरा आंसर आएगा। अब समझने का पार्ट है तो इसमें समझना क्या था, ये है एकदम तरीके वाला पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन का कॉन्सेप्ट। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन या पॉलीगन लॉ नहीं भी आता तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो तुम, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो तुम। यहां पे 3 फोर्स दिए हुए हैं, 3 फोर्स दिए हैं, ये है एक, ये है एक, ये है एक। तीनों को जरा नाम दे देते हैं। इसको ए वेक्टर नाम दे देता हूं, इसको बी वेक्टर नाम दे देता हूं, इसको सी वेक्टर नाम दे देता हूं। और तुम जब देखोगे कि भाई पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के साथ क्या होगा, सोचो अब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के साथ क्या होगा, तो मैं अपने जरा रूट्स पे जाता हूं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि वेलोसिटी मेरी कब चेंज होती है, वेलोसिटी के साथ मेरे साथ क्या होता है। तो मैं यार याद करूंगा सर, फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है वो dp अपॉन dt के बराबर होता है, dp अपॉन dt के बराबर होता है। मतलब मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही बात। यहां मास की तो कोई दिक्कत दी नहीं उन्होंने, मतलब मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इसका एक ही मतलब आता है कि p की जगह क्या रख दो, p की जगह रख दो मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल। तो F इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी आ जाता है, बिल्कुल सही बात। अब ये डीवी बाई डी टी ही मेरा एक्सेलरेशन हो जाता है, तो F इक्वल टू एम ए समझ रहा हूं मैं। मतलब अगर फोर्स है, अगर फोर्स है यहाँ पे, F जो है बेसिकली क्या है तुम्हारा, नेट। अगर F नेट है, अगर F नेट है तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी का चेंज होगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल घटेगी, बढ़ेगी, कुछ भी होगा, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा नेट फोर्स, ये तय करेगा नेट फोर्स, ये तय करेगा नेट फोर्स। अब एक चीज थोड़ा सा अगर दिमाग यहां लगाते, मैं क्वेश्चन देखो यार, तुम लोगों को पूरा निचोड़ के समझाऊंगा, निचोड़ के समझाऊंगा। ऑप्शन ए और डी को जरा ध्यान से देखना, ऑप्शन ए और डी को जरा ध्यान से देखना। क्यों देखना सर, ऑप्शन ए और डी को क्यों ध्यान से देखना? देखना इसलिए कि इस बंदे ने आपको यह बताया ही नहीं कि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। अच्छा ओके, दिया है क्या कहीं पे? ये बोला है पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, उस पे 3 फोर्स लग रहे हैं और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल घटेगी बढ़ेगी। अच्छा, उसने वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया नहीं, तो उससे आप क्या समझाना चाह रहे हो? अरे मेरे भाइयों और बहनों, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये कैसे बताओगे कि अगर फोर्स इनकी वजह से होता भी है तो वो वेलोसिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? क्योंकि अगर मान लो फोर्स टुवर्ड्स राइट आ गया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर फोर्स टुवर्ड्स राइट इस केस में आ गया तो वेलोसिटी तो घटेगी ना। तो जब तक वेलोसिटी का डायरेक्शन पता ही नहीं है, तब तक ये डिक्रीज और इंक्रीज वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम्हें मैंने यहां एलिमिनेट करने का एक सटीक तरीका तो बता दिया। हालांकि मान लेते हैं कि तुम्हारा दिमाग में इतना तेज
सॉरी एग्जाम में इतना तेज दिमाग चलेगा नहीं और इतनी ज्यादा क्वेश्चंस करने रहते कि इतनी जल्दी हम सोच नहीं पाएंगे, लेकिन तब भी क्वेश्चन निचोड़ के समझना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही आपके लिए हेल्प कर देते हैं, यही आपकी संजीवनी बूटी बन जाते हैं। तो यहां पे जैसा आप देख सकते हो कि वेलोसिटी के घटने और बढ़ने का केस तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया जी ने वेलोसिटी का डायरेक्शन सवाल में दिया ही नहीं है। अब वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन ही नहीं दोगे तो मैं फोर्स का डायरेक्शन मान लो इन तीनों का कोई राइट की तरफ, ऊपर की तरफ, दाएं बाएं कहीं भी डायरेक्शन में आ जाता है, तो ये कैसे बताऊंगा कि वेलोसिटी बढ़ाएगा कि नहीं घटाएगा? क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स होगा तो बढ़ाएगा, ऑपोजिट में होगा तो घटाएगा। सिंपल सी चीज। अब यहां पे यही नहीं पता तो हम वो बता ही नहीं सकते, तो डी और ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और सी ऑप्शन भी जैसे मैंने बताया होगा नहीं, क्योंकि तुम लोग जानते हो, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये ऑप्शन ही दिया जाता है उन लोगों के लिए जो लगते हैं रटने, जो समझते कॉन्सेप्ट, उनको ही कभी ऑप्शन में दिक्कत नहीं आएगी। तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन इसको सॉल्व करके बताता हूं क्यों है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए है क्योंकि यहां से तुम ये चीज समझ चुके हो कि एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी होगी, और एक्सेलरेशन कब होगा? जब एफ नेट होगा। तो एफ नेट क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे एफ नेट क्या होगा? यहाँ पे एफ नेट होगा भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सिंपल सी चीज। तीनों जो फोर्स लग रहे हैं ए बी और सी, तीनों जो फोर्स लग रहे हैं ए बी और सी, तीनों को जोड़ोगे तब जाके एफ नेट आएगा। ओके, तीनों को जोड़ूंगा तब जाके एफ नेट आएगा। मान लिया सर? बिल्कुल मान लिया। तो यहां पे तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो तुम लोगों को पता चल रहा है क्या कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना होगा? चलो पहले ए और बी वेक्टर को जोड़ते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनको जोड़ने का कोई तरीका आता है क्या? ए प्लस बी वेक्टर जोड़ने का कोई तरीका आता है क्या? ए प्लस बी वेक्टर को जोड़ने का कोई तरीका सीखा है क्या? हाँ जी, एक ट्रायंगल लॉ नामक चीज होती थी जो बोलती थी कि भाई मैं हेड और टेल पेयर पे लगूंगी और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट कहां से कहां होगा? ओपन हेड टू ओपन टेल, ओपन हेड टू ओपन टेल। ये बोलता था क्या हमारा? ये बोलता था बॉस हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर ओपन हेड से ओपन टेल कौन सा डायरेक्शन है? ये रहा ओपन टेल, सॉरी सॉरी सॉरी, ओपन टेल, ओपन टेल टू ओपन हेड, ओपन टेल टू ओपन हेड। कहां से कहां तक? ओपन टेल टू ओपन हेड। खुले हुए पूंछ से लेके खुले हुए सर तक रिजल्टेंट बनता है। मतलब यहां से यहां ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है तुम्हारा, ये रहा रिजल्टेंट। तो a प्लस बी बेसिकली क्या हो गया? ये हो गया। तो मैंने ध्यान दिया, अरे मेरा सी वेक्टर तो इसका जस्ट ऑपोजिट है। जो मेरा सी वेक्टर है वो तो जस्ट इसका ऑपोजिट है। सी वेक्टर देखो जरा, सी वेक्टर तो जस्ट इसका ऑपोजिट है, सी वेक्टर इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो क्या मैं यहां पर, यहां पे a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी नहीं बोल सकता? इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, क्या मैं इसको माइनस सी वेक्टर नहीं बोल सकता? क्योंकि मेरा सी वेक्टर तो इसका जस्ट ऑपोजिट बना है। ये रहा मेरा सी वेक्टर, दिस इज बेसिकली माई सी वेक्टर। तो a प्लस बी वेक्टर मतलब माइनस सी के बराबर है, तो माइनस सी इधर ले आओगे तो क्या हो गया? a प्लस बी माइनस सी प्लस माइनस सी, ये तो जीरो के बराबर है। सॉरी, ये तो मेरा जीरो के बराबर है। ये इधर उठ के आएगा तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव सी वेक्टर, राइट। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, तो मेरा जीरो के बराबर है। अब a प्लस बी प्लस सी क्या था? यही तो मेरा एफ नेट था। मतलब यहाँ पे क्या मेरा नेट फोर्स ब्लॉक पे जो लग रहा है वो जीरो के बराबर है? हाँ। और अगर नेट फोर्स जीरो के बराबर है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है? हाँ। तो क्या dv अपॉन dt जीरो के बराबर है? हाँ। तो क्या वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट रहेगी? हाँ। इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत भी नहीं थी, हालांकि तुम इधर से ही समझ सकते थे कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर शून्य के बराबर है, यानी कि मेन कॉन्सेप्ट यही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है एवरीवन? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या बताओ भाई, कोई समस्या हो तो मुझको बताओ, और समझ आ गया तो थम्स अप दो, ठीक है। श्रेया, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही आंसर दिया आपने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन का देखो यार, आंसर निकालना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे पास अभी समय है, हम नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर होगा। कुछ बच्चे होंगे जो नीट 2024 की कर रहे होंगे, 2025 की। तो हमारे पास समय है, और समय अगर है तो भाई ढंग से पढ़ोगे तभी मजा है।
ढंग से पढ़ो तभी मजा है। ऐसा पढ़ो कि याद ही ना हो पाए, मतलब क्या बोल गया मैं, ऐसा पढ़ो कि भूल ही ना पाओ, ऐसा पढ़ो कि भूल ही ना पाओ और रटने की कभी आवश्यकता ही ना पड़े। तुमने कॉन्सेप्ट को ही समझ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी। चलो, तो थे दोनों कॉन्सेप्ट एकदम अलग अलग थे। और अब एक और नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। थोड़ा पुराना सवाल है 1998 का। वेरिएबल मास के सवाल आजकल आते नहीं है, बट स्टिल हमें आइडिया होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता, लेकिन ये तो जरूर पता होना चाहिए कि दिमाग कैसे लगाते हैं। वेरिएबल मास के नो डाउट बिल्कुल क्वेश्चन सब नहीं देखे जाते हैं, बट हमें पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हम इस पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। ये मत करने लगना कि वेरिएबल मास के तुम 50 सवाल लगा लो, नहीं आते हैं उतने ज्यादा, लेकिन हाँ 2-4 सवाल लगा के एक एनालिसिस या एक आइडिया लेना जरूरी है। क्योंकि देखो डिराइव तो बेसिकली यहीं से है ना, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt से ही निकला है। कहां से निकला है? F इज इक्वल टू dp अपॉन dt से ही निकला है, इसी से निकला ये वाला क्वेश्चन भी। तो इसलिए क्वेश्चंस ऐसे देखना भी जरूरी है। अब देखो क्वेश्चंस के, क्वेश्चंस ये हैं, 5000 किलो का रॉकेट है, 5000 किलो का रॉकेट है, इस सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। रॉकेट है और वर्टिकल फायरिंग के लिए एकदम सेट है, एकदम सेट है, ठीक है, एकदम सेट है। आपने देखा होगा रॉकेट में कुछ इस तरीके का अपैरेटस होता है, इसमें फ्यूल भरा रहता है, यहाँ पे ये फ्यूल जलता है और नीचे की तरफ कंबशन ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, राइट? ऐसे ही देखा है, बहुत तेज कंबशन निकलते हैं। सो मेन पॉइंट ये है, बोल ये रहा है कि भाई एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड। एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो तुम देख रहे हो ना एग्जॉस्ट निकल रही है, इसकी स्पीड है 800 मीटर पर सेकेंड। टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियली इस रॉकेट को 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए ये एग्जॉस्ट नीचे से निकल रहे हैं, और निकलते निकलते इनकी स्पीड कितनी है भैया? 800 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be okay। अब देखो जरा ध्यान दो, ये रॉकेट को तुम्हें ऊपर लेके जाना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। ये रॉकेट को तुम्हें ऊपर लेके जाना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। तो यहां से क्या चीज समझ में आती है? यहां से ये चीज समझ में आती है कि इस रॉकेट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, ऊपर की तरफ कुछ ऐसी चीज लगनी चाहिए जो कि इसको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर ले जाए। अब एक और चीज दिमाग में आती है, क्या? कि भैया इस रॉकेट का वजन देके रखा है 5000 किलो, तो नीचे की तरफ एक 5000 किलो फोर्स भी तो लगेगा, m/g। तो जो इन गैसेस के निकलने की वजह से ऊपर की तरफ एक पुश मिलेगा, वो mg से तो ज्यादा होना ही चाहिए, और साथ ही साथ इतना ज्यादा होना चाहिए कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करवा पाए। समझ रहे हो बात को? सुनो इस बात को ध्यान से, कि जो एक एक्स्ट्रा पुश मिलना चाहिए इन मासेस के निकलने की वजह से, वो इतना होना चाहिए कि mg को तो बैलेंस कर ही दे, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाए, ताकि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाए। मतलब टोटल कितना फोर्स लगाना चाहिए भाई? इतना फोर्स लगाना चाहिए कि वो mg के बराबर हो, mg को बैलेंस कर ले, और साथ ही साथ ऊपर के डायरेक्शन में m/a का भी एक एक्सेलरेशन दे पाए। या इस चीज को ऐसे समझ लो, इन गैसेस के निकलने की वजह से उस रॉकेट पे एक फोर्स ऐसा लगना चाहिए जो कि mg इधर लग रहा है, जो कि उसे एक एक्सेलरेशन दे दे। मतलब वही सिंपल सी चीज कि f माइनस mg शुड बी इक्वल टू m/a। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg प्लस ma। इतना फोर्स होना चाहिए, इतना फोर्स होना चाहिए। किसकी वजह से? ये गैस के बाहर निकलने की वजह से, ठीक है, ये गैस के बाहर निकलने की वजह से। खान साहब क्या हुआ यार, आवाज लो आ रही है? क्या बात कर रहे हो भाई? यहां मैं बहुत तेज बोल रहा हूं यार, माइक भी प्रॉपर लगा हुआ है। एक मिनट रुको, होल्ड ऑन। ब्रो बड़ी बैटरी इज फुल यार, बैटरी तो एकदम फुल है, आवाज एकदम सेट आएगी। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के कोशिश करो। आपके पास हेडफोन है, उसको थोड़ा निकाल के बाहर वापस लगा के देखो, ट्राई करो।
तो मेन मुद्दे की बात यह है कि इन गैसेस के बाहर निकलने की वजह से एक फोर्स मिलेगा इसको ऊपर की तरफ, और वो होना चाहिए mg प्लस ma के बराबर। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो ये फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स कैसा होगा, इसको कैसे हम रिलेट कर पाएंगे, बताता हूं। देखो, आप लोगों ने एक चीज यहां देखी हुई है, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, देखा है बिल्कुल। इस p की जगह क्या रख दो, m इंटू वी, ठीक, ओके। अब इस P की जगह m इंटू वी रखना है। अब यहां पे एक केस ये मानो, यहां पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, यहां पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, वेरिंग मास की वजह से। यहां पे फोर्स लग रहा है मास के समय के साथ चेंज होने की वजह से, और वेलोसिटी का कोई यहां पे केस नहीं है। तो ये बेसिकली केस हो जाता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे देखो दिया भी हुआ है कि एग्जॉस्ट जो निकल रही है ना वो 800 मीटर प्रति सेकंड से निकल रही है। मतलब एक उन कांस्टेंट पे जब 800 से गैस निकल रही है, उसके मास निकलने की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा। सिंपल सी चीज, यहां पे v निकालोगे तो v dm by dt। तो जो फोर्स बनेगा मासेस के रिलीज होने की वजह से कितना हो जाएगा, v dm by dt के बराबर। और ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू mg प्लस ma। समझ आया तुम लोगों को कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, आपका v dm by dt की वजह से, मासेस के निकलने की वजह से। और ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, ये फोर्स होना चाहिए mg प्लस ma के बराबर। बस अब तो फाइनल आंसर निकालना है हमें, dm by dt की वैल्यू निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, dm by dt। सो v dm by dt विल बी इक्वल टू m इंटू g प्लस a। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो आंसर फटाफट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v की वैल्यू 800, dm by dt ही निकालना है। मतलब बेसिकली तुम्हें ये फाइनल इक्वेशन तक जाना था, बाकी सब तो समझा दिया। तुम्हें अप्रोच इस सवाल से, इस इक्वेशन से करना चाहिए था। dm by dt विल बी इक्वल टू, मास कितना दिया है रॉकेट का, भाई मास दिया हुआ 5000, जी की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन 20, ये हो गया 30, 10 प्लस 20 30, ठीक है। सो यहां से देखो 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 इधर चला जाएगा और ये 30, तो 30 इंटू 50/8। सो dm by dt की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 50/8, राइट, 3 इंटू 50/8। हाँ चलो डेसिमल में चेक कर लिया मैंने, डेसिमल में, ओके। कितना हो रहा आंसर, ये 1500 से जाएगा, 1500/8 कितना हो रहा है, 1500/8, 750, 375, 375/2 हो जाएगा 1, उधर लगेगा 8, 7.5, 187.5, 187.5 ऑप्शन है क्या, 187.5 ऑप्शन है, और यही मेरा करेक्ट आंसर भी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1500 गुणे 8 कितना होता है, 187.5। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, टेल मी, बताओ। करेक्ट आंसर इज 187.5। एक बार और चेक कर लेते हैं, 750 जाएगा वापस 2 से 375, 375 होता है तुम्हारा 180, 360 और 15 7.5, बिल्कुल सही, 187.5। यस यस श्रेया जी, एकदम सही बोला आपने, 187.5 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्लियर, कोई डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, आई विल गो बैक। एक और धमाकेदार रॉकिंग सा सवाल AIPMT 2004 का पूछा गया। ये बेसिकली इस सवाल की एज ज्यादा बड़ी है कि तुम लोगों की एज ज्यादा बड़ी है, ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर सवाल तो ऐसे लाए हैं जो कि हमसे भी बड़े हैं। बिग ब्रदर सवाल, बिग ब्रदर क्वेश्चन। A block of mass small m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. Okay? The force exerted by the wedge on the block will be. Okay, अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को करने का एक बहुत सटीक तरीका होता है सूडो फोर्स के थ्रू। ठीक है, सूडो फोर्स के थ्रू इस सवाल को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। बट मैं सूडो फोर्स का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि सूडो फोर्स का हम एक फुल फ्लेजेड सेशन लेंगे, फुल फ्लेजेड सेशन, जिसमें सूडो फोर्स समझाऊंगा और सूडो फोर्स से रिलेटेड सवाल समझाऊंगा और उस सवाल से कैसे आप हेल्प कर सकते हो। इसीलिए रीजनिंग ये है मेरा सूडो फोर्स एकदम अलग कॉन्सेप्ट समझाने का, क्योंकि कल को सूडो फोर्स से रिलेटेड कोई ट्रबल आता है तो यार यूट्यूब पे बच्चा आए,
सर्च करे और बस सूडो फोर्स से रिलेटेड उसे कॉन्सेप्ट मिले और उसी से रिलेटेड सवाल मिले, तो इस क्वेश्चन को मैं सूडो फोर्स से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन इसको नॉर्मल एनएलएम के जो कॉन्सेप्ट है उससे सॉल्व करना भी कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इसीलिए आई हैव प्लेस दिस क्वेश्चन, जिससे हमें ये समझ में आए कि बिना सूडो फोर्स के हम क्या इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, और हमें पता होना चाहिए, हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए कि सूडो फोर्स ही हमारी हमें हेल्प नहीं करना चाहिए। हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ना बैठ के इनर्शियल फ्रेम से ही चीजों को सॉल्व कर लेंगे। तो आओ उसी तर्ज पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। पहले तो यही समझाता हूं कि हो क्या रहा है। एक ब्लॉक है मास स्मॉल m का, जो रखा हुआ है स्मूथ वेज पे। फ्रिक्शन का भी आया ही नहीं है, तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट अभी नहीं आएंगे, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट यहां नहीं है। ये ब्लॉक रखा है ऐसा। अब क्या कर रहे हैं, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली। पूरे सिस्टम को आगे की तरफ एक्सेलरेशन मिल रही है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज, दिस इज बेसिकली योर wedge over here. The force exerted by the wedge on the block is, block wedge block पे कितना फोर्स लगाएगा ये पता करना है। ब्लॉक पे wedge कितना फोर्स लगाएगा ये पता करना है भाई। This we need to find. आओ देखते हैं, आओ let's see कैसे पता करेंगे। अब देखो वेज आगे जा रहा है, बिल्कुल मान लेते हैं। वेज इस एम पे कौन कौन से फोर्सेस लगा रहा होगा पहले तो ये बताओ। ठीक है, पहले तो सबसे पहले तो कुछ नहीं आता, तो एक काम तो हमेशा करता ही आदमी, वो है भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो वेट लगता है वो बनाता है। तो एक mg तो सबसे पहली फुर्सत में स्मॉल m पे बना दो। ठीक, इसके बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। फिर ये वेज और ये ब्लॉक का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है कुछ इस तरीके से है, तो वेज ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा कुछ इस तरीके से, और ब्लॉक वेज पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा कुछ इस तरीके से। बिल्कुल, हमें वेज से तो मतलब है नहीं, हमें मात्र स्मॉल m से मतलब है, लेकिन पता हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक विल बी, मतलब निकालना हमें इस n की वैल्यू है। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही निकालना है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही निकालना है। अब उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम लूंगा, इस ब्लॉक का मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम लूंगा। ये ले लिया मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम, ये बन रहा है मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये बन रहा है मेरा mg, और ये रखा हुआ था इस सरफेस पे। ठीक है, ओके। एक और चीज दे रखी है, स्मूथ वेज का इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा, मतलब ये जो एंगल दे रखा है तुम्हें, देखो ये जो एंगल दे रखा है थीटा है। तो भाई इस ट्रायंगल में देखो जरा, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा। फिर इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना, दिस इज गोइंग टू बी थीटा। समझ में आया, मतलब कि ये जो तुम देख रहे हो ना, ये दिस एंगल इज बेसिकली थीटा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। ये वर्टिकल के साथ mg जो एंगल बना रहा है दैट इज इक्वल टू थीटा। कैसे पता किया, सिंपल तरीके से यार, सिंपल तरीके से दोबारा बता देता हूं। ये थीटा था, ये थीटा था, क्लियर, ये वाला एंगल थीटा था, ओके। तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, बिल्कुल। और उसके बाद यहां से एक ऐसी लाइन बनाओ परपेंडिकुलर, तो ये टोटल 90 हो गई। अब ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल तुम्हारा थीटा ही तो होगा, ये बचा हुआ एंगल थीटा ही तो होगा। क्लियर कट बात, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा, तो यहां बता दिया थीटा तुम्हारा, ये दिस इज गोइंग टू बी थीटा। अब mg का, फिर mg का नहीं, सॉरी, ये थीटा हो गया, मान लेते हैं थीटा हो गया, बिल्कुल सही। इसको अब ऐसे ऊपर की तरफ देखो, ये थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल थीटा। हमें mg का कंपोनेंट नहीं लेना है यहाँ पे, हम लेंगे नॉर्मल का कंपोनेंट। तो अब देखो नॉर्मल का एक कंपोनेंट यहाँ आ गया, ये आ गया n cos ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट नॉर्मल का इधर आएगा जो कि होगा n sin थीटा। सवाल, एक सवाल आएगा यहाँ पे, और ये कौन देख रहा है, ये जमीन पे खड़ा हुआ बंदा, जमीन पे खड़ा हुआ बंदा, ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा देख रहा है ये सारी चीजें होते हुए। यहाँ खड़ा है बंदा, यहाँ पे जमीन पे, या यहाँ खड़ा है, ये खड़ा हुआ है बंदा, ये सब वो देख रहा है। ठीक है, अब देखो एक सवाल, सर आपने यहाँ पे mg के कंपोनेंट क्यों नहीं लिए, नॉर्मल के कंपोनेंट क्यों लिए, mg का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया, नॉर्मल का क्यों लिया? क्योंकि ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था, ये पूरा का पूरा सिस्टम कहां कर रहा था, ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है,
तो हमें एक आगे के डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, इस डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए जो कि ये चीज जस्टिफाई करवा दे कि ओके इस एन साइन थीटा की वजह से ही मेरा जो ब्लॉक था वो आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था। समझ रहे हो? एक आगे की तरफ फोर्स चाहिए। अब तुम mg के कंपोनेंट निकाल लेते, एक ऐसा आता एक ऐसा आता, क्या फायदा निकलता उससे? mg का ये कंपोनेंट आ रहा है, एक्सेलरेशन इधर आ रही, अर्थ का अनर्थ हो जाता। ये बिना सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाए गए सवाल कर रहे हैं हम, बिना सूडो फोर्स को यूज किए हुए सवाल कर रहे हैं। तो इसलिए mg का कंपोनेंट ना निकाल के n का निकालेंगे, क्योंकि उसी से सुकून मिलेगा, क्योंकि उससे क्योंकि उससे चीजें काफी शॉर्ट हो रही हैं। देखो n का ये कंपोनेंट आया इधर, तो अब ये बोलने के लिए काफी हूं मैं कि n cos थीटा mg बैलेंस कर रहा है, और n का कंपोनेंट एक इधर आया, तो ये बोलने के लिए मैं काफी हूं n sin थीटा मेरा वो फोर्स है जो कि आगे की तरफ इस ब्लॉक को धक्का देके एक्सेलरेशन ए प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे सिंपल सी चीज ये बनती है कि जो डब्बा था, जो ब्लॉक था, ब्लॉक पे अब कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक इधर रहा, कौन सा? n sin थीटा, एक इधर रहा, ये रहा n cos थीटा, ये रहा नीचे की तरफ mg, ये तीन फोर्स हो गए। इस नॉर्मल को मैंने इस तरीके से इसको तोड़ दिया, ये एंगल थीटा आया, इसको n cos थीटा n sin थीटा में तोड़ दिया। अब यहां से सिंपल ये बोल सकता हूं कि भाई ऊपर वाला n cos थीटा जो है ना, n cos थीटा, ये तो मेरा mg को बैलेंस कर देगा, और दूसरा जो फोर्स है जो कि n sin थीटा, वो मेरा किसको बैलेंस कर देगा? वो भैया वो एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करेगा जो कि ए हो रही है, जो कि वो ए एक्सेलरेशन है उसको देगा। ये मेरे एफ नेट की तरह काम करेगा, एक ही नेट फोर्स आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द नेट फोर्स। वाई एक्सिस के अलोंग तो इक्विलिब्रियम है, ब्रॉस, वाई के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग कोई ऊपर नीचे नहीं जा रहा, मतलब वाई के अलोंग जो फोर्स है वो नीचे वाले फोर्स के बराबर है। मूवमेंट कहां है? टुवर्ड्स राइट, बोल रखा है एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट। तो ये मेरे यही जो है यही नेट फोर्स देगा, और इसी की वजह से मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, ओके। क्या निकालना था? किसकी वैल्यू निकालनी थी तुमको? हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? हमें निकालनी थी सर नॉर्मल की वैल्यू। हमें क्या निकालना था? फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक विल बी। वेज ने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया, मतलब हमें एन निकालना था। ओके, तो सर एन तो यहां से भी निकाल लो, यहां से भी निकाल लो, जहां से निकाल लो। नहीं, इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? इसको यूज इसलिए नहीं कर सकते कि ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन का कोई जिक्र नहीं है। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली। ये कहीं नहीं बताया कि ए है उसकी वैल्यू, वो तो हमने अपनी सहूलियत के लिए ली है। ये कहीं नहीं दिया गया कि उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू ए है, बी है, सी है, डी है, 10 है, 20 है, 16 है, जो भी है, कुछ नहीं दिया। उसने बस बोला एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टली हो रही है। ये समझाने के लिए दिया तुम्हें मात्र कि जब तुम नॉर्मल के कंपोनेंट की, पहले तो समझाने के लिए कि नॉर्मल के कंपोनेंट ब्रेक डाउन करना, और दूसरा ये कि नॉर्मल के कंपोनेंट ब्रेक डाउन करोगे तो ये जो कंपोनेंट आएगा उससे समझ जाना कि ये वो नेट एक्स्ट्रा फोर्स है जो कि ब्लॉक पे लग रहा है, जिसकी वजह से वो टुवर्ड्स राइट एक्सेलरेट कर रही है। तो एन साइन थीटा ही वो नेट फोर्स की तरह काम करेगा जो कि एक्सेलरेशन देगा। हालांकि इस इक्वेशन को यूज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ए का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में। जिक्र किस किस का है? थीटा का है, एम का है, जी तो होगा ही होगा, और नॉर्मल निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है? एन की वैल्यू कितनी आ रही है? एन की वैल्यू आ रही है मेरी mg बाय कॉस ऑफ थीटा, mg बाय कॉस ऑफ थीटा, mg बाय कॉस ऑफ थीटा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यार एक एरर कर दी यार, एक एरर कर दी है, एक एरर कर दी है। सुनो ध्यान से, एक छोटी सी गलती हो गई है।
एक छोटी सी गलती हो चुकी है। क्या गलती हुई है बताता हूं, देखो। एक छोटी सी गलती हुई है। गलती ये हुई है कि आप इस अप्रोच से नहीं करोगे इसको। इस अप्रोच से नहीं करोगे। गलती यहां पे ये हुई है, सिंपल सी चीज, mg by cos theta is not the correct answer. रुको, this is not the correct answer. Wait. I'm going to solve it again. इसको मैं दोबारा सॉल्व करूंगा। भूल जाओ अभी के लिए सब भूल जाओ। देखो ध्यान दो, मिस्टेक ये हो गई अपन से कि क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग थी ना, उस फ्रेमिंग को अपन समझ नहीं पाए। फ्रेमिंग कुछ इस तरीके की थी कि यार इस ब्लॉक पे mg फोर्स लग रहा है, राइट? इस ब्लॉक पे mg फोर्स लग रहा है, बिल्कुल। यहां पे जो फ्रेमिंग है ना, कि बंदा यहां पे खड़ा है, हमने क्या गलती की? हमने गलती ये की है कि बंदा यहां खड़ा है और हमने माना है ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, बिल्कुल सही। बट जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम्ड है ना, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम्ड है कि अरे कहां गया क्वेश्चन? क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम्ड है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक विल बी कितना, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। ब्लॉक वेज पे स्लिप ना करे, ब्लॉक वेज पे स्लिप ना करे। ये तो कंडीशन बता रहे कि सारे सिस्टम को आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, लेकिन हमने जो ये एस्टैब्लिशमेंट मचाई कि n sin थीटा ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, वो ये चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि सिस्टम वेज पे मूव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर केस हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, इसीलिए केस गलत हुआ है और मेरे से गलती हो गई है। ठीक है, मेरे से गलती हुई है, एक्सेप्टेड, कि हमने जो मेन डिमांड थी ना क्वेश्चन की कि यार ब्लॉक स्लिप नहीं करना चाहिए वेज पे, इस चीज को इग्नोर कर दिया। ब्लॉक स्लिप नहीं करना चाहिए वेज पे, इस पर्टिकुलर कंडीशन को मैंने इग्नोर कर दिया, और जिस वजह से प्रॉब्लम हुई है कि भाई ये ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, इस कंडीशन को तुम्हें मेंटेन करना है। पिछले एनालिसिस में ये कहीं बात नहीं हुई कि ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा सकता। पिछले केस में मात्र ये बात हुई कि ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, उसके साथ जा रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी। लेकिन ये कंडीशन बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो रही है कि ब्लॉक ऊपर नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। ये एक प्रॉब्लम हो गई है, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसी चीज को देखो बताता हूं। करने का तरीका ये, नॉर्मल फोर्स वही का वही रहेगा, नॉर्मल फोर्स वही का वही रहेगा। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि यार ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मुझे उसके अलोंग जो फोर्सेस बन रहे हैं उसको बराबर करना पड़ेगा, और फिर ये क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारा सॉल्व होगा सूडो फोर्स के एलिमेंट से ही। तो देखो, mg फोर्स का एक कंपोनेंट यहां आ गया, mg फोर्स का एक कंपोनेंट कहां आ रहा है, mg का फोर्स का एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा, ये थीटा हो गया तुम्हारा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये अगेन थीटा, तो mg फोर्स का एक कंपोनेंट mg cos थीटा आएगा, और ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब यही वो फोर्स है जो कि इस ब्लॉक को नीचे की तरफ ले जा रहा है, यही वो फोर्स है जो कि इस ब्लॉक को नीचे की तरफ ले जा रहा है। तो ना चाहते हुए भी यहां पे मुझे सूडो फोर्स का एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर लाइन को मैंने ध्यान नहीं दिया था यार। सो द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, ब्लॉक स्लिप नहीं करनी चाहिए वेज में, मतलब इस वाले फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब इस वाले फोर्स को कैसे बैलेंस करोगे, ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक सूडो फोर्स यहां लगेगा m इंटू ए, उसका एक कंपोनेंट यहां आएगा, एक कंपोनेंट यहां आएगा, और इस कंपोनेंट को इससे बैलेंस करना है। वही चीज बस एस्टैब्लिश करनी है। आओ देखो बताता हूं कैसे करोगे। सो यहां पे आप देख सकते हो ये ma लग रहा है, ये थीटा हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से थीटा, तो ये हो जाएगा ma cos ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा ma sin ऑफ थीटा। क्लियर? तो अब यहां से क्या एस्टैब्लिशमेंट कि नॉर्मल की वैल्यू किस किस के बराबर, ma cos ऑफ थीटा विल नाउ बी इक्वल टू mg sin थीटा। ma cos थीटा की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, mg sin थीटा के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी होगी, g sin ऑफ थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया, ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, इस केस में ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, और a की वैल्यू g sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर आ जाएगी। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कितना आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है मेरा mg cos ऑफ थीटा, वैल्यू सही लिखी है ना, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा बिल्कुल सही, तो mg cos ऑफ थीटा प्लस ma sin थीटा। ठीक है,
एम ए की वैल्यू यहां से ले सकते हो, एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अगेन ओवर हियर, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो एम जी कॉस थीटा इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी बाय कॉस थीटा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी बाय कॉस थीटा। सही तो है यार, उससे भी तो कंडीशन वही आ रही है, तो ये ऑप्शंस में गलती है क्या, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक, हाँ एम जी जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इससे भी तो वही एस्टैब्लिशमेंट था, इस क्वेश्चन में ही गलती है बॉस, इसके ऑप्शंस में दिक्कत है, यहां से भी तो वही रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही है और इसमें कुछ एरर है, बेसिकली ये एम जी बाय कॉस थीटा ही होगा, ऑप्शन क्रमांक 1 में ही कुछ गलती है और ये एम जी बाय कॉस थीटा के बराबर है। इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन एम जी कॉस थीटा थोड़ी होगा, एक्सेलरेट तो कर ही रहा है, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड दिया हुआ है, तो ए का कंपोनेंट आएगा ही और सूडो फोर्स तुम लगाओगे ही, थीटा इधर हो गया, थीटा इधर हो गया, थीटा हो गया 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा ठीक है, एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर है, राइट, सो जी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ठीक है, तो एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस एम ए साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ए की जगह जी साइन थीटा, जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बिल्कुल सही यार, एन इक्वल्स टू एम जी बाय कॉस थीटा इज द करेक्ट आंसर, एम जी बाय कॉस थीटा है सर, है ना, यही ऑप्शन सही है यार, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही ऑप्शन सही है, दोनों ही मेथड से निकाल लिया, उसमें भी कुछ गलती तो थी नहीं, बिना मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि इसमें भी तो नेट फोर्स 0 ही कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन तो बस आगे की तरफ ही दे रहा हूँ, राइट, ऑप्शन नंबर यही सही है, विल चेक, देखते हैं शायद इस ऑप्शन में कुछ एरर है, इसके ऑप्शंस में चेक करेंगे, उसके बाद फिर फाइनल एक लास्ट क्लास में चेक कर लिया क्या आप लोगों ने, वॉइस सर्च के थ्रू इसको गूगल पे भी चेक करके बता देना यार मुझे, ऑप्शन ए करेक्ट है, चलो सही है यार खान साहब, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, बट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एम जी बाय कॉस थीटा होगा, एम जी कॉस थीटा नहीं है ना, ओके चलो सही है, बढ़िया, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज एम जी बाय कॉस थीटा, ऑप्शंस की गलती है और इनसे एक स्टूडेंट को ही प्रॉब्लम आती है यार, पता है नीट 2023 में भी एक क्वेश्चन गलत है, यू पीपल नो, नीट 2023 में एक सवाल गलत था और काफी सारे सवालों में प्रॉब्लम थी यार, 2-3 सवाल थे और देखो उससे क्या होता है, तुम भी समझ सकते हो कि तुम सही स्टेप लगा रहे होगे बट आंसर नहीं आ रहा होगा और फिर तुम लगे होगे इस सवाल में, तो मैं तो क्योंकि तुम्हें सवाल समझा रहा हूं, मैं एग्जाम में नहीं हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मैं स्टेप से गया, अगर मेरा आंसर नहीं आता तो AIPMT नीट मुझे इतना टाइम नहीं देता कि मैं सोचूं उस चीज को, मैं उसे स्किप कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, इतना समय तो मेरे पास कभी नहीं रहेगा कि मैं उस चीज को बार बार देखूं, तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू इज कि कभी भी ऐसे फंसो आप एग्जाम में, just leave that question and move ahead, just leave that question and move ahead, don't waste your time because obviously time is pretty valuable, it's very much valuable। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बढ़िया सवाल है ये भी, लॉज ऑफ मोशन का, कि a balloon with mass m is descending down with an acceleration a, how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a, ठीक है, ऑप्शन से बच के रहना पड़ेगा यार ऑप्शंस भी गलत हो जा रहे हैं आजकल, बलून है मास m का, ये डिसेंड डाउन कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, एक बलून है जो कि डिसेंड डाउन कर रहा है, नीचे आ रहा है, कितने से, एक्सेलरेशन a से, हाउ मच मास इसमें से रिमूव करोगे सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन, बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, तो देखो जरा, बलून के जितने भी केसेस है ना उनको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है और उस तरीके में एक फोर्स आपको हमेशा इन्वॉल्व करना रहता है अपनी तरफ से,
जो कि कभी गिवन नहीं रहेगा अपनी तरफ से। तो पहले तो जरा बलून को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो मेलों में, हम जब पार्क में जाते हैं, जब हम छोटे थे तो बलून से बहुत खेलते थे। एक बलून हम घर पे ही फुला लेते हैं बर्थडे में, है ना। एक जो हम नॉर्मल एक मशीन आती है, एक पिचकारी टाइप आती है, इसके थ्रू बलून फुला लेते हैं। वो बलून जब हम घर में रखते हैं तो वो तो जमीन पे गिरे रहते हैं, बड़े हल्के से रहते हैं, लेकिन वो फ्लोर पे, जमीन पे बलून सारे गिर जाते हैं, है ना, जो हम घर पे फुलाते हैं। वो एक बलून है। और एक दूसरा बलून है जो कि मेलों के बाहर रहता है, जो कि तुमने देखा होगा कि ये गुच्छे में रहता है और वो हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, वो हमेशा ऐसे अपराइट रहते हैं, वो कभी भी नीचे नहीं गिरते। एक बलून हम घर पे फुलाते हैं जो कि जमीन पे गिर जाते हैं, और एक बलून हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि भाई इसमें नॉर्मल एयर जो एयर है आपके आसपास, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है समवेयर अराउंड 28%, 20%, ठीक है। तो ये नॉर्मल एयर रहती है। लेकिन ये जो एयर हवा रहती है, इसमें हीलियम रहता है। अब हीलियम जो गैस रहती है वो नॉर्मल एयर से काफी हल्की होती है। हीलियम गैस नॉर्मल एयर से काफी हल्की होती है, और काफी हल्की होती है इसीलिए इसके बलून ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं। तो यहां पे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके ऊपर फ्लोट करने का, कि इसमें एक बॉयंट फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? एक बॉयंसी का फोर्स लगता है, एक हमेशा बॉयंट फोर्स लगता है, जो कि इसके वेट से हमेशा ज्यादा होता है। एक बॉयंट फोर्स रहता है जो इसके वेट से हमेशा ज्यादा होता है, और ये बॉयंट फोर्स की वजह से ही वो ऊपर की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, समझ गए? तो मेन कॉन्सेप्ट तुम्हें समझने की जरूरत है कि बलून के साथ ये होता है। अब हो क्या रहा है यहां पे कि इस बलून में, अब ध्यान दो, इस बलून में क्या है कि इस बलून में बॉयंट फोर्स लगेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ मास भी है, इसके ऊपर कुछ मास भी लगा दिया तुमने। देखो, एक बॉयंट फोर्स तो डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे, ये एक बॉयंट फोर्स तो डेफिनेटली लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ तुमने थोड़ा इसके ऊपर मास भी चिपका दिया है, थोड़े पत्थर, मेटल, ये सब तुम्हें मजा नहीं आ रहा था अकेले बलून को देखने में, वो चिपका दिया। तो बॉयंट फोर्स तो एज इट इज लग रहा है बलून पे, लेकिन साथ ही साथ अब एक और चीज क्या हो गई, अब इस पे यार एक मास mg जो नीचे लग रहा था वो ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे mg fb से ज्यादा है, यहाँ पे mg जो है वो fb से ज्यादा है, और इसी वजह से ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है m इंटू ए से। ये बेसिकली क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका एफ नेट, ये इसका नेट फोर्स हो गया, और ये नेट फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा है मास इंटू ए से। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है कि इसमें से मैं कितना मास निकाल दूं जिससे कि ये बलून अब ऊपर की तरफ जाने लग जाए विद द सेम एक्सेलरेशन ए। नीचे गिर रहा था ए एक्सेलरेशन से, अब वो ऊपर जाने लग जाए ए एक्सेलरेशन से। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, मैं इस चीज को इतना कम करूं, इतना कम करूं, इतना कम करूं कि इसके बराबर हो जाए? नहीं, इससे कम हो जाए, FB से भी कम हो जाए, और कुछ ऐसा स्थिति वापस बन जाए कि FB की वैल्यू mg से अब वापस ज्यादा हो गई और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लग जाए। मतलब इसको मुझे क्या करना है, मेरे को इस स्थिति से, ये बलून की जो इनिशियल स्थिति थी इतने मास के साथ, इतने मास के साथ, जब इस पे एक फोर्स लग रहा था mg और ये ऊपर की तरफ था FB, यहां से इतने पे लाना है, इतने पे कि अब थोड़ा बहुत ही मास है, और अब FB तो एज इट इज लग रहा है, लेकिन जो नया मास लग रहा है वो m' लग रहा है। तो यहां पे क्या एस्टैब्लिशमेंट थी कि mg जो था वो FB से ज्यादा था, और बेसिकली ma नीचे की तरफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा था। और इसमें क्या एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगी कि FB जो होगा वो m' से ज्यादा हो जाएगा, और वो अब एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ प्रोवाइड करने लग जाएगा। सिंपल सी चीज, क्लियर है? समझ में आया? थोड़ी देर में लेक्चर पूरा कर लूंगा। गुड इवनिंग सर, अभी घर आया हूं। ओके यार खरे साहब, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक कौन सा है बेटा? टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनएलएम। एनएलएम के जितने भी पुराने सालों के क्वेश्चन हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं, इसमें दो चीजें नहीं है जो कि मैं पहले ही बता दूं। इसमें आपको सूडो फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, पिछला क्वेश्चन गलती से आ गया था, हालांकि मैंने बिना सूडो फोर्स का सॉल्व किया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और दूसरा, आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन और सूडो फोर्स के अलग डेडिकेटेड सेशंस में बनाऊंगा, उसके अलावा एनएलएम से रिलेटेड। और हाँ, मास पुली भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मास पुली के भी मैं अलग से प्रॉब्लम बनाऊंगा। ठीक है, हालांकि मास पुली के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं नहीं, बट नहीं है, बाकी सारे तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ यार, गर्मी तो बहुत है यार अपूर्व, गजब की गर्मी है भाई। अब देखो, तो यहाँ पे mg माइनस एफ बी की वैल्यू ma के बराबर, fb माइनस m' की वैल्यू m इंटू a के बराबर। अब देखो, सिंपल सी चीज क्या है, fb तो दोनों जगह सेम है और हमें पता भी नहीं है, तो हम इसको कैंसिल भी कर देंगे। तो उस इक्वेशन को यहां लिख लो, तो fb माइनस m' इज इक्वल टू m इंटू a।
सिंपल सी चीज होके एफ बी से एफ बी कैंसिल, m माइनस एम डैश इंटू जी विल बी इक्वल टू 2ma, विल बी इक्वल टू 2ma। ओके सर, बढ़िया। अब क्या निकालना है अपने को? अपने को निकालना क्या है? तो सर अपने को जो निकालना था वो निकालना था कि कितना मास तुम रिमूव करोगे, कितना मास रिमूव करोगे। अच्छा, मास कितना रिमूव कर रहा हूं मैं? मास रिमूव बेसिकली क्या होगा यार? मास रिमूव्ड हो जाएगा कि इनिशियली जो मास था माइनस फाइनली जो तुम्हारा मास है। तो फाइनली मास एम डैश है, इनिशियली मास एम था, मतलब एम माइनस एम डैश। ओ तो एम माइनस एम डैश तो यहां पे आ रहा है, एम माइनस एम डैश यहां पे आ रहा है क्या? एम माइनस एम डैश यहां पे आ रहा है क्या? It starts moving up with an acceleration a. यहाँ पे m डैश आएगा ना, यहाँ पे m डैश आएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये m डैश होगा यार, n क्यों लिखा है? एफ बी माइनस एम डैश विल बी इक्वल टू m डैश इंटू ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? m प्लस m डैश इंटू ए, ये इक्वेशन आ गई। ओके, अब यहां से क्या करना है? यहां से इसको सॉल्व करो, यहां से इसको सॉल्व करो। हमें बेसिकली m माइनस एम डैश की वैल्यू निकालनी है, m माइनस एम डैश की वैल्यू निकालनी है। यहां से सॉल्व करेंगे तो देखो mg और यहां पे कितना आ गया? ma, mg और ma। यहां से बेसिकली m डैश को एलिमिनेट करने की हेल्प करो, तो m डैश a देखो इधर आ जाएगा। ये बेसिकली देखो इस तरीके को, mg माइनस m डैश g विल बी इक्वल टू ma प्लस m डैश, ठीक है। गलतियों पे गलतियां होती जा रही हैं। m डैश a, m डैश g, तो ये m डैश g उधर चला जाएगा और वहां से ma इधर आ जाएगा, तो mg माइनस ma विल बी इक्वल टू m डैश a प्लस g। सिंपल सी चीज, क्लियर है? तो m डैश की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? m डैश की वैल्यू आ गई m इंटू जी माइनस ए डिवाइडेड बाय g प्लस ए, ये आ गई m डैश की वैल्यू। अब मुझे डेल्टा m निकालना है, मुझे क्या निकालना है? डेल्टा m निकालना है। तो और डेल्टा m निकालने की कोशिश करते हैं। डेल्टा m है m माइनस एम डैश, सो डेल्टा m हो जाएगा मेरा m माइनस एम डैश, m में से इसको घटाओगे तो m माइनस एम जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए, जी प्लस ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो एम जी प्लस ए माइनस एम जी माइनस ए डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। देखो mg से mg कैंसिल और ये ma माइनस ऑफ माइनस m यानी 2ma, सो डेल्टा m की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ma अपॉन g प्लस ए। करेक्ट आंसर हो गया 2 टाइम्स ma अपॉन g प्लस ए। क्लियर है? ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है? 2 टाइम्स ma अपॉन g प्लस, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2ma अपॉन g प्लस ए, दैट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको इस सवाल को। एंड कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये अप्रोच है, यहां से एक इक्वेशन यहां से एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, m डैश की खतरनाक सी रिलेशन आएगी और फिर उसे m से घटा दोगे तो फाइनली तुम्हारा डेल्टा m आ जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी सवाल, एनी जवाब? नहीं तो फिर चलें आगे बढ़े अगले सवाल पे। ये देखो यार, ये सवाल आज की क्लास का सबसे अमेजिंग और सबसे बेहतरीन सा सवाल है मेरी नजर में, और इसको सॉल्व करने में बहुत मजा आ जाएगा। देखना, बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है और बहुत सही कॉन्सेप्ट भी है। देखो जरा इस क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन पता है ऐसा परसेप्शन देता है पहली नजर में कि तीनों जगह एक्सेलरेशन सेम होगा। ये क्वेश्चन ऐसा परसेप्शन देता है कि तीनों जगह एक्सेलरेशन सेम होगा। मतलब कि देखो, कोशिश करो कि यहां पे फिगर दिया हुआ है जिसमें ए, बी और सी 3 ब्लॉक्स है। फिगर दिया हुआ है और 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं। अब 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं भाई तीनों ही केसेस में जो एक्सेलरेशन है ना A1, A2 और A3, ये एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन वैल्यू पता करनी है A1, A2 और A3 की। और देख के ऐसा लगता है कि तीनों केसेस में एक्सेलरेशन सेम होगी, तीनों केसेस में एक्सेलरेशन लगता है सेम होगी। क्यों, बताता हूं। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक फोर्स, यहां पे एक ब्लॉक है, एक पुली पे लगा है, एक रस्सी को नीचे खींच रहा हूं मैं 2mg से, ठीक। दूसरे केस में क्या है, यहां पे एक डब्बा लगा दिया जिसका मास 2m है, तो यहां पे एक वेट लग जाएगा 2mg का। तीसरे केस में क्या हो गया कि एक ब्लॉक लगा है जिसका वेट होगा mg
और साथ ही साथ उस डब्बे को भी नीचे खींच रहा है mg से, तो यहां पे भी ओवरऑल फोर्स 2 mg। तो देखने में ऐसा परसेप्शन है यहां 2 mg, वहां 2 mg, वहां भी 2 mg, तो तीनों जगह एक्सेलरेशन बराबर होनी चाहिए। तो देख के ऐसा फील आता है कि a1 इज इक्वल टू a2 विल बी इक्वल टू a3 हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 हो जाएगा। हालांकि ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है यार, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको सॉल्व करना तो और ही ज्यादा मजेदार चीज है और आनंद आ जाएगा। तुम लोग देखोगे सवाल को, ट्राई कर सकते हो तो तुम भी ट्राई करो और इस चीज को मुझे बताओ चैट में कि क्या तुम्हें भी ये परसेप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे देख के तो परसेप्शन आया था, श्योर शॉट आया था और सॉल्व किया तो मजा आया कि यार तीनों जगह फोर्सेस बराबर है, इधर 2 mg, इधर 2 mg, उधर 2 mg। अब तीनों जगह अगर बराबर है तो एक्सेलरेशन तो बराबर होनी चाहिए। एक नजर में देखोगे तो आंसर तो यही समझ में आता है कि तीनों जगह एक्सेलरेशन बराबर होगी। बट क्या तीनों जगह एक्सेलरेशन बराबर है? क्या तीनों जगह एक्सेलरेशन बराबर है? सोचने की बात ये है और वही इस चीज में सॉल्व करेंगे। देखने में ये फील आता है लेकिन ये चीज गलत है, ये चीज सरासर गलत है, ये आंसर नहीं है। तो ये आंसर नहीं है तो क्या आंसर है? आओ वही चीज निकालेंगे, वही चीज निकालेंगे। हम सब में सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए, हाँ है ना, बट ये नहीं है। एकदम सही समझा पूर, ये नहीं है, लेकिन परसेप्शन ऐसा आता है कि तीनों में एक्सेलरेशन सेम है। अब तीनों में अंतर क्या है तो उसको सॉल्व करते हैं, आओ उसको सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली। अब देखना, पहले केस ए को सॉल्व करते हैं। तो केस ए में क्या होगा, यहां पे रस्सी को तुमने हाथ से पकड़ा और नीचे की तरफ खींचा 2 mg फोर्स से, तो थ्रू आउट द रस्सी एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, थ्रू आउट रस्सी एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। मतलब यहां पे टेंशन वही 2 mg, यहां पे भी 2 mg और यहां पे भी 2 mg, ठीक है। सो ब्लॉक पे जो टेंशन लगेगा, ब्लॉक पे जो टेंशन लगेगा और इस डब्बे पे नीचे की तरफ mg। अब इस डब्बे का एक्सेलरेशन कितना बोल दिया उसने, a1 है, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन लिखते हैं केस ए में, ये मेरा केस ए है, ये मेरा केस ए। केस ए में देखूंगा तो भाई ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऑलरेडी बोल रखा है कि इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो यहां लिख सकता हूं मैं t माइनस mg की वैल्यू होगी m इंटू a1 के बराबर, ठीक है। और t की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू है मेरी 2 टाइम्स mg के बराबर, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही। तो इसको, इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख लो, देखो कैंसिल भी हो जाएगा कि 2 mg की वैल्यू हो गई t के बराबर। इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिखोगे तो देखो t और t कैंसिल हो जाएगा, 2 mg माइनस mg विल बी इक्वल टू m a1। सो a1 की वैल्यू आ गई तुम्हारी g के बराबर। अच्छा, एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा केस करते हैं, दूसरा केस करते हैं केस बी, दूसरा केस करते केस बी, ठीक है। दूसरा केस करते केस बी, देखना केस बी करूंगा। अब केस बी में क्या है, केस बी में क्या है, तो केस बी में मैंने जरा ध्यान से देखा तो यहां पे लग रहा है 2 mg, इधर लग रही है टेंशन टी, इधर भी लग रही है वो टेंशन टी, इधर भी टी, इधर भी टी, यहां पे लग रहा है mg। और बोल दिया कि भाई इसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो यहाँ a2 है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का वो a2 है, ठीक है। तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है a2 से, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है a2 से, तो यहाँ पे क्या केस समझ में आता है, यहाँ पे केस ये समझ में आता है कि यार 2 mg माइनस टी विल बी इक्वल टू 2m इंटू a2, 2 mg माइनस टी विल बी इक्वल टू 2m इंटू a2, पहला केस। दूसरा केस यहाँ पे क्या आएगा कि t mg से बड़ा होगा, मतलब t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a2। सिंपल, इन दोनों को भी जोड़ो, t से t कैंसिल, 2 mg माइनस mg हो जाएगा mg के बराबर, और 2ma2 प्लस ma2 हो जाएगा 3ma2 के बराबर। तो यहां से क्या रिलेशन आ रहा है, mm कैंसिल हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू आ रही है g/2 के बराबर। ओहो, देखा पहले ही हमारा कंफ्यूजन दूर, a1 और a2 ही बराबर नहीं है, a1 की वैल्यू g है, a2 की वैल्यू g/2 है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब केस सी निकालते हैं, केस सी देखते हैं। केस ए और बी में ये तो समझ में आ गया भैया ये अलग है, मामला अलग है, तो क्या तीसरे में भी अलग होगा, देखते हैं, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। तो ये आ गया मेरा केस सी। अब केस सी में देखो क्या है, केस सी में क्या है, केस सी में यहां क्या कर रहे हो, एक mg लगाया और एक mg तो है ही, और यहां पे टेंशन t, ये t, ये भी t, और यहां पे भी टेंशन t, और यहां पे mg। और यहां बोल दिया ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है a3 से, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा a3 से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे होगा दूसरे वाले, इधर वाले ब्लॉक पे लगाओगे तो एक इस पे mg फोर्स लग रहा था, एक उसका वजन खुद का mg माइनस टी विल बी इक्वल टू m इंटू a3। इसके लिए बना दी, अब इसके लिए बनाओ,
इसके लिए हो जाएगा T माइनस mg विल बी इक्वल टू m इंटू A3। ओके, ऐड कर दो दोनों को, तो यहां से T और T कैंसिल, ये mg से mg कैंसिल, तो mg की वैल्यू आ जा रही है 2m A3 के बराबर। तो यहां से A3 की वैल्यू आ रही है g/2 के बराबर। देखा आप लोगों ने, देखा कि नहीं देखा? A1 अलग है, A2 अलग है और A3 अलग है। दिख ऐसा रहा था कि तीनों एक्सेलरेशन सेम होंगी, A1 इज इक्वल टू A2 इक्वल्स टू A3 होगी, बट तीनों ही केस अलग है। तो परसेप्शन कभी कभी धोखा दे सकता है, आंखों के धोखे में मत पड़ो। और यहां पे एक एस्टैब्लिशमेंट ये बन रही है कि भाई A1 की वैल्यू ज्यादा सबसे बड़ी है, फिर A3 है और फिर A2। तो यहाँ पे सवाल कुछ इस तरीके का भी आ सकता है कल को कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, A1 is greater than A2 is greater than A3 या A1 is greater than A3 which is greater than A2। उस हिसाब में एनालिसिस बन सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल और मजेदार चीज यही समझ में आई कि A1 भी है सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद A3 है, फिर उसके बाद A2 है। ये बेसिकली करेक्ट सोल्यूशन है, दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन होगा। क्लियर, समझ गए तुम लोग? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और काफी इसमें अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है ना। काफी अच्छे इंसाइट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कि हेल्प करते हैं इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझने में। ऐसे ही एक बहुत अच्छा सा सवाल ये है, इस सवाल को भी देखो, ये भी वन ऑफ द बेस्ट सवाल से और मजा आएगा इस सवाल को भी सॉल्व करने में। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, एक पर्सन बी है, होल्ड कर रहा है पर्सन ए को, हु इज क्लाइंबिंग अ रोप, देयर मासेस आर 80 kg and 60 kg। इफ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 1000 न्यूटन इन हिज लेग, व्हाट फोर्स शुड ही अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी बी विथ हिम। मजेदार सा कॉन्सेप्ट, मजेदार सा क्वेश्चन, देखने में फील आ जाएगा क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में फील आ जाएगा। देखो कि पर्सन बी इज होल्डिंग, पर्सन है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन बी है और ये पर्सन ए है। ठीक, ये इसके पांव पे पड़ा हुआ है और पर्सन ए ने रस्सी को क्लाइंब कर रहा है, पर्सन ए रस्सी में क्लाइंब कर रहा है। यस एग्जैक्टली, एचसी वर्मा के ही सवाल है ये एचसी वर्मा के ही सवाल है अपूर्व। अब ये बोल रहा है कि इनके मासेस क्या है, 80 किलो और 60 किलो, मतलब बी का मास है 80 और 60 है इसका। यह है तुम्हारा 80 किलो और यह है तुम्हारा 60 किलो। ठीक है, ओके। If A can tolerate a tension of 1000 Newton in his leg, what force should he apply on the rope in order to carry B with him? अब सिंपल सा केस ये है कि भाई ये 80 किलो इसका है, तो इसका नीचे वजन लग रहा होगा नीचे की तरफ 80 इंटू जी। ठीक है, 80 इंटू जी नीचे फोर्स लग रहा होगा। अब 80 इंटू जी अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो यहां पे ये जो टेंशन फोर्स है, जो इसने जिस तरीके से इसने बांध रखा है, वो टेंशन फोर्स जो होगा ऊपर की तरफ वो मात्र 80 जी के बराबर होना चाहिए। 80 इंटू जी मतलब 80 इंटू 10 यानी 800 न्यूटन। तो इस टेंशन की वैल्यू 800 न्यूटन के बराबर होनी चाहिए, सिंपल सी चीज। तो 800 न्यूटन ही तो झेलना है उसको, तो यहां तो बोल रहा है 1000 न्यूटन तक वो अपने पांव पे झेल सकता है। ठीक है, ए 1000 न्यूटन तक पांव पे झेल सकता है, तो मैं तो बोल रहा हूं भाई बस 800 ही झेलना है ना, 800 न्यूटन ही तो झेलना है। क्यों 800 ही झेलना है? क्योंकि नीचे तो 80 जी लग रहा है, तो 800 न्यूटन ही अगर झेलना है तो यार वो तो आराम से झेल लेगा। लेकिन वहीं पे चीज ये है कि बस 800 न्यूटन तो तब झेलना जब रेस्ट पे है। वो ये पूछ रहा है कि व्हाट फोर्स शुड ही अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी बी विथ हिम। वो रोप पे ऊपर भी चढ़ना चाह रहा है। अब वो ऊपर चढ़ना चाह रहा है तो वो कितने फोर्स से ऊपर चढ़ने की कोशिश करे जिससे कि ये बंदा उसी के साथ टिका रहे। बड़ा मजेदार केस। अब देखो पहले तो समझते हैं वो ऊपर चढ़ कैसे पा रहा है, वो ऊपर चढ़ कैसे पा रहा है। तो हो क्या रहा है, ये जो रोप है ना जहां पे वो पकड़ रहा है, ये जो रोप है जहां पे वो पकड़ रहा है, ठीक है, वो पकड़ता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी तुम चलते हो तो तुम क्या करते हो, अपने पांव से जमीन को पीछे धक्का देते हो और जमीन तुम पे आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। सेम केस यहां पे भी है कि जब तुम उस रस्सी को पकड़ रहे हो, उस रस्सी को पकड़ के तुम नीचे खींचते हो, कोई भी रस्सी तुम पकड़ते हो उससे वो नीचे खींचते हो, ठीक है, नीचे खींचते हो। इंस्टेड तुम उस रस्सी पे एक फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगाते हो, तो वही रस्सी तुम्हारे हाथ पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगाती है और यही वो फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए। मतलब जितना फोर्स तुम अपनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के थ्रू रस्सी पे लगाओगे नीचे, उतना ही रस्सी तुम पे लगाएगी, सेम फोर्स लगाएगी और तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो बेसिकली ये अगर मान लो रस्सी है और ये दो बंदों का सिस्टम है, ठीक है, ये दो बंदों का सिस्टम है, यहाँ पे ये इसके थ्रू ऐसे पकड़ लिया यहाँ पे इन्होंने,
और ये ऐसे हाथ लगा रहा है इस रस्सी पे, तो ये रस्सी इन दोनों के सिस्टम पे, इन दोनों का एक इंडिविजुअल सिस्टम में मानूंगा, तो यही रस्सी इन दोनों के सिस्टम पे एक टी टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी, और इन दोनों का वजन कितना हो जाएगा, इन दोनों का वजन कितना होगा भाई, एक का 60 किलो एक का 80 किलो, मतलब 80G प्लस 60G। तो ये टेंशन ऊपर की तरफ है और नीचे वेट लग रहा है, और इस टेंशन को ऑब्वियसली इस वेट से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ऊपर की तरफ मूव कर पाएंगे, यानी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो पाएगा। तो यहां पे केस एक ये बन जाता है कि T माइनस 80G प्लस 60G इज 140G विल बी इक्वल टू 140 इंटू ए, 140 इंटू ए। ठीक है, टेंशन की वैल्यू कितनी, T माइनस 140G शुड बी इक्वल टू 140G प्लस 140A, यानी टेंशन की वैल्यू कितनी, टेंशन विल बी इक्वल टू 140G प्लस ए, 140G प्लस ए, सिंपल सी चीज, 140G प्लस ए। अब देखो, अब मजेदार केस, अब इन दोनों बंदे के जॉइंट पे आएंगे, मतलब इस पॉइंट पे आऊंगा मैं, अब इस पॉइंट पे आऊंगा मैं। ठीक है, किस पॉइंट पे आऊंगा, इस पॉइंट पे आऊंगा मैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आऊंगा। इन दोनों ने जहां पे ज्वाइन कर रखा है, इस पर्सन ने इसको जहां पे होल्ड कर रखा है, ठीक है, यहां पे होल्ड कर रखा है। अब ये बंदा क्या चाहता है, एकदम मैक्सिमम तेजी में ऊपर जाना चाह रहा है। ये ऊपर वाला जो बंदा है, ये मैक्सिमम तेजी में ऊपर जाना चाह रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि भाई मैं जितना तेज ऊपर जा सकूं उतना तेज जाऊं। ठीक है, ये चाह रहा है, ये वाला बंदा, कि जितना तेज हो सके वो उतना तेज जाए। ठीक है, ये बंदा चाह रहा है जितना तेज हो सके वो उतना तेज जाए। तो हम इसके इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पे आके देखो क्या हो रहा है। तो इस पॉइंट पे, इस बी पर्सन पे, ये बी पर्सन जो था, ये जो बी पर्सन था, ये जो बी पर्सन था, इस बी पर्सन पे एक फोर्स लग रहा है, इस बी पर्सन पे एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, इस बी पर्सन पे एक ऊपर की तरफ इसको टी डैश फोर्स बोल देता हूं, टेंशन फोर्स, जो कि उसने ऐसे पकड़ के रखा है, उसने उसकी टांग पकड़ के रखी, तो टांग ने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया, उस पे टी डैश लगाया, और नीचे की तरफ इस बी का मास कितना है, इस बी का मास है, इस बी का मास है 80 किलो, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 80G। अब मैंने बोल दिया दोनों का सिस्टम एक्सेलरेट किससे कर रहा था, दोनों का सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा था ए एक्सेलरेशन से। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि जब मैं इस बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो इस बंदे पे एक टी डैश फोर्स लग रहा है, कहां पे, ये यहां पे जहां पे उसने पांव को रोक रखा है। तो ये टी डैश जो है, ये टी डैश जो है, ये 80G से बड़ा होना चाहिए, और ये इतना होना चाहिए जिससे कि ये इस नीचे वाले ए मास को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर पाए। मतलब टी डैश माइनस 80G शुड बी इक्वल टू 80 इंटू ए, सिंपल सी चीज, टी डैश माइनस 80G शुड बी इक्वल टू 80A। अब यहां बोल रखा है कि भाई उसकी टांगे जो है 1000 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स नहीं ले सकती, तो 1000 न्यूटन से ज्यादा नहीं ले सकती ना, और ये वाला बंदा चाहता है सबसे तेजी में ऊपर जाना, तो ये कितनी तेजी में ऊपर जाएगा, देखो सिंपल सी चीज, टी डैश की वैल्यू क्या हो रही है, टी डैश की वैल्यू हो रही है 80G प्लस 80A। तो भैया ये जितनी मेहनत करेगा उतनी ज्यादा तेजी में दोनों चीजें जाएंगी, ए ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे टी डैश बढ़ेगा, टी डैश बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे 1000 न्यूटन के दूर चला जाएगा। ये बोलेगा तू भग जा भाई, तेरा कोई काम नहीं है, तू हाथ छोड़, मेरा पांव छोड़, तू नीचे गिर जा, सिंपल सी चीज। तो इसके बहुत तेज बढ़ने से हो क्या रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पे टेंशन फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ये इक्वेशन तुम देख सकते हो, ये इक्वेशन तुम देख सकते हो, क्लियर है। हालांकि तुम्हें ये निकालना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बस बता रहा हूं कि ये जितना तेज ऊपर जाना चाहेगा, उतनी तेज जान लगाएगा, उतना तेज टेंशन डेवलप होगा, ओवरऑल इनकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। तुम यहां देख सकते हो, ये जितनी ज्यादा जान लगाएगा यहां पे, ये जितनी ज्यादा जान लगाएगा वो टेंशन उतना ज्यादा बढ़ेगा ये टी, और ये टी जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ये एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि 140G को तो तुम रोक ही नहीं सकते, 140G तो कांस्टेंट है। तो जितना ये चीज बढ़ती जाएगी उतना ये बढ़ता जाएगा, और जितना ये बढ़ता जाएगा उससे क्या होगा, ये उतना बढ़ता जाएगा। तो भाई यहां पे टी डैश बढ़ता जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे ये बंदा उसको जो पकड़ के बैठा वो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी लिमिट दे दी है, इसकी लिमिट दे दी है कि यहां पे 1000 न्यूटन से ज्यादा फोर्स मत लगाना। तो इसको मैक्सिमम चढ़ने के लिए यहां पे टेंशन जो होनी चाहिए ना, वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ये चीज मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैक्सिमम कितनी तेजी से ऊपर जा सकता है, या ये मैक्सिमम टेंशन फोर्स कितना लगा सकता है, मतलब यहां पे जो टेंशन फोर्स मैक्सिमम है, इसके मैक्सिमम पता करने के लिए तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि यहां पे मैक्सिमम कितना, और यहां जितना मैक्सिमम लगा दोगे तो ये पता चल जाएगा कि यहां पे मैक्सिमम कितना होगा। तो इसको अगर मैंने मैक्सिमम कर दिया, इसको अगर मैंने मैक्सिमम कर दिया, तो मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगी, उसको यहां डालूंगा तो मैक्सिमम ये टेंशन मिल जाएगी। यही चीज निकालना है। तो ये मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, ये दिया 1000 न्यूटन, ये कितना हो जाएगा 80 इंटू जी, यानी 800 प्लस 80 इंटू ए, ठीक है, 800 इसमें से जाएगा तो 200
बटे 80, ये 200 हो गया, इज इक्वल टू 80 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 0 कैंसिल, 20/8, 20/8 4 से जाएगा यानी 5/2, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो जाएगी इस ब्लॉक की, मतलब इस बी की ऊपर की तरफ, जब ये मैक्सिमम हो जाएगा यानी 1000 न्यूटन के बराबर। मतलब एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 5/2, यानी दोनों का सिस्टम किससे ऊपर जाएगा, 5/2 से। अब उसको यहां डालो, उसको यहां डालो, ठीक है, इस टी को उस टी की जगह डालो। उस चीज को अगर यहां डालूंगा, उस चीज को यहां डालूंगा, तो ये पता चल जाएगा भाई कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, टी मैक्स विल बी इक्वल टू 140 G plus A when A is equal to 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाल दो, आ गया। टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 140 इंटू जी, जी की वैल्यू 10, 10 प्लस 5/2, 5/2 होता है 2.5, 2.5 यानी 12.5, 140 इंटू 12.5, जोड़ो कितना आ रहा है, कितना आएगा, कैंसिल कर दें क्या, इसको 10 ले लिया, ये 10 से ये कैंसिल, 14 इंटू 125, 125 इंटू 10 होता है 1250, 125 इंटू 4 हो जाएगा 500, तो 1250 इंटू 500 हो जाएगा 1750। सो टेंशन मैक्स, समझ रहे हो, मतलब कि क्वेश्चन क्या था कि व्हाट फोर्स शुड ही अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी बी विथ हिम, उसे लगाना चाहिए 1750 न्यूटन का फोर्स, अगर वो चाहता है, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहिए उसे। टेंशन फोर्स जो लगाना चाहिए जिससे उसे खींचना चाहिए, ये बंदा ए शुड पुल द रोप विथ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1750 न्यूटन। इससे ज्यादा अगर तुमने खींचा, इससे ज्यादा अगर तुमने खींचने की कोशिश की, तो भैया दिक्कत हो जाएगी, यहां पे कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, क्योंकि वहां पे वो 1000 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा। समझ गए, 1000 न्यूटन से वहां पे ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी चीज। क्लियर है, समझ आएगा, एनी प्रॉब्लम, समझ आया तो बताओ, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट, कोई भी इशू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, कितना टाइम है, बस हो गया यार संतोष जी, दिस इज द एंड, दिस इज द एंड, यहीं पे आज हम तथास्तु करेंगे और अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आप ये बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं, आगे तो अब और नहीं पढ़ना, अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड सवाल जवाब करेंगे। लेकिन क्या ये आपको समझ आया, बहुत गर्मी हो रही है यार, कहां बैठे हो संतोष जी, कहां बैठे हो भाई, वेयर आर यू, कहां हो आप, इतनी गर्मी हो रही, गर्मी तो ऐसे हरी जगह है यार, हर जगह गर्मी है, समझा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके, कोई नहीं। तो तुम यार जितने लोगों ने सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसको प्लीज देख लेना, एंड कोई भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, विल कैच अप इन द नेक्स्ट क्लास और इसी को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट सेशन से हम क्या स्टार्ट करने वाले, नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली हमारा सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। किसका, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे और सूडो फोर्स को वन फ्लेजेड सेशन में कंप्लीट करेंगे, इसकी अहमियत जानेंगे और साथ ही साथ इसको, इसके सवाल भी करेंगे जिस हिसाब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं और बहुत स्टैंडर्ड सवाल आते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, रेस्ट करो तुम लोग, टेक गुड नैप, पावर नैप लिया करो, एंड मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।